नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का भविष्य क्या हो सकता है, आने वाले समय में रोजगार के साधन क्या उपलब्ध हो सकते हैं, और इसके अलावा जो आज ग्रामीण परिवेश से युवा शहर की तरफ भाग रहा है, क्या हम उसको रोक सकते हैं, उसे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, या ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के साथ आज जो जुड़े हुए लोग हैं या जो लेबर वर्ग के लोग हैं उन्हें हमें दूसरे सेक्टर की तरफ मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और इसके अलावा आज हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है। और ये आज का सेशन इसके ऊपर क्यों आधारित है, क्योंकि अभी परसों यानी कि 10 जून को हमारे एक बुक के विमोचन के दौरान, गेटिंग एग्रीकल्चर मार्केट राइट, इस बुक के विमोचन के दौरान नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक लहरी साहब के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट जो है ये कह सकते हो कि मैसेज दिए गए हैं, या ये कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं कि किस प्रकार से हम एग्रीकल्चर के अंदर जो लेबर सरप्लस है उसको बाकी सेक्टर्स की तरफ लेकर जा सकते हैं और हमारे एग्रीकल्चर को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और उस राय के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर में क्या वाकई में चेंज संभव है या नहीं है। अब इनकी जो बातें हैं वो कितनी हद तक सही है और उसमें हम लोग अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखिए, ये जो बयान है या ये कह सकते हो ये क्वेश्चन जो है या सजेशन जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन साहब से आए हैं, या ये कह सकते हो कि जो बीजेपी के एक बड़े पर्सन भी यहाँ पर इनको कहा जा सकता है, उनकी तरफ से आए हैं। तो आने वाले समय के अंदर ये हमारे कहीं ना कहीं नीतियों के हिस्से भी हो सकते हैं। तो हमें इनके ऊपर सोचना पड़ेगा और विचार भी करना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है हमें अपने आप से भी सवाल पूछना होगा, क्या ये चीजें संभव हो सकती हैं, और अगर हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें कितना यहाँ पर आपका जो है बड़ा रिस्क हो सकता है, या फिर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, या फिर आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो चलिए इस पूरे सेशन के माध्यम से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो इनके द्वारा बोला गया है पहले हम उनको समझते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपका डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आज हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का अगर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखा जाए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा आज एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में एक 50% जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्रदान कर रहा है, या यूं कह सकते हो कि आज हमारे देश की 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस 50% जनसंख्या से केवल आपका 1/6 एग्रीकल्चर जो आपका ये कह सकते हो ओवरऑल जो जीडीपी है वो यहां पर केवल, मतलब ये कह सकते हो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर केवल आपका 1/6% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, यानी कि 17 से 18% जीडीपी कंट्रीब्यूशन ही एग्रीकल्चर से आ रहा है। बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बाकी दूसरे सेक्टरों से आता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। तो आप सोच के देखो कि 50% जनसंख्या इसके ऊपर निर्भर है और एग्रीकल्चर जीडीपी में नाम मात्र आपका सहयोग है। तो हमें यहां पर क्या करना है, तो उसके लिए इनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि आज हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो सरप्लस पॉपुलेशन है, यानी कि लगभग जो आपकी हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, उसे हमें दूसरे सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर या अदर प्रोडक्टिव सेक्टर की ओर लेकर जाना होगा। तभी यहां पर हम क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेकर जा सकते हैं। अब देखो, इनके द्वारा जो ये बात कही गई कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस पॉपुलेशन है और उन्हें दूसरे सेक्टर की ओर लेकर जाना चाहिए, तो मुझे यहां पर एक लेविस जो आपका मोड प्रिंसिपल है उसका मतलब ध्यान आता है। अब देखिए, लेविस जो मोड प्रिंसिपल है वो ऑर्थर लेविस ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे एग्रीकल्चर यानी कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसे हमें मॉडर्न सेक्टर की तरफ या सर्विस सेक्टर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ उस लेबर को मूव करना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि आज हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो पॉपुलेशन या जो जनसंख्या आपकी जुड़ी हुई है उसे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका सर्विस या कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी तरफ लेकर जाना चाहिए। इससे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी और साथ में रोजगार के भी नए साधन आपके उपलब्ध हो सकेंगे। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन मैं यहां पर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर कोई छोटा सा सेक्टर नहीं है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग एलाइड सेक्टर को भी ऐड ऑन करते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में फसल का उत्पादन ही केवल यहां पर आपका जरूरी नहीं होता, अब उस उत्पादन के बाद आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है, या हम यूं कह सकते हो कि उसके बाद हम लोग मार्केटिंग करते हैं, या उसके बाद आपका उसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है, नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
आज जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो डेफिनेटली डिमांड भी आपकी बढ़ रही है। भोजन या ये कह सकते हो फूड के नए नए आइटम्स, प्रोसेसिंग फूड तैयार किए जा सकते हैं और उनको मार्केट के अंदर उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ेंगी, अब उन लोगों को एक तो आपका इस प्रकार से हम लोग रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरा, अब जैसे एग्रीकल्चर केवल एग्रीकल्चर नहीं रह चुका है, इसके पीछे पूरा एक टेक्नोलॉजिकल सेक्टर यहां पर कहीं ना कहीं, या ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक ऐसा सेक्टर जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, जो आज के समय की जरूरत भी है और आने वाले समय में अगर हम वाकई में कृषि की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो हमें इसकी जरूरत भी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आईटी सेक्टर है या जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारा जो एआई का यूज हम लोग कैसे एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं पेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर जो हमारे पास डेटा है उनको कंपाइल करने के लिए। इसके अलावा आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग एआई को आपके जो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन है, प्रिसिजन आपका एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, उसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये हमारे जो लेबरर हैं उनको रिप्लेस अगर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे तो उनको तो रोजगार एटलीस्ट मिलेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है हमारे यहां पर कि जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लेबर सरप्लस भी आपकी बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए यहां पर जरूरी भी है कि हमें इस लेबर को क्या करना होगा, दूसरी जगह पर शिफ्ट भी करना होगा। और इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक ये इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश के अंदर नहीं बढ़ेगा तब तक हम इस जो एग्रीकल्चर लेबर की दूसरे सेक्टर की तरफ मूव करना कहीं ना कहीं सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो, एक बात को बोलना और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। हमारे द्वारा कोई भी बात कही जा सकती है, हम कह सकते हैं कि भाई इस पॉपुलेशन को हमें दूसरे सेक्टर की तरफ लेकर जाना है। और अगर आप लोग देखोगे तो पिछले सालों के अंदर, पिछले कई सालों में हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि इन सेक्टर की तरफ मूव भी हुई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल या उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आप लोग आज प्रेजेंट टाइम में गिग वर्कर्स को देखते होंगे। ये गिग वर्कर्स जैसे कि आप लोग जोमेटो डिलीवरी या स्विगी डिलीवरी या फिर आज उबर सर्विसेज, इनके अंदर बहुत सारे युवा जो है वो जुड़ चुके हैं। और अगर आप इनकी हालात देखोगे तो बहुत सारे लोग अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को या छोटे शहरों के अंदर उतनी अर्निंग इन लोगों को नहीं हो पा रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सेक्टर्स ही केवल काम के हैं क्या। इसके अलावा अगर आज हमारे देश के अंदर देखोगे तो इनोवेशंस या आपकी जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट देखो दावे बड़े बड़े करती है कि हम एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो इन सब चीजों को देखना भी पड़ेगा। अगर आप रियलिटी में देखोगे, ग्राउंड रियलिटी के अंदर, तो ये दावे कहीं ना कहीं खोखले आपको जो है नजर आएंगे। और रियलिटी में जो है इन लोगों को या इन इंडस्ट्रीज को कोई बेनिफिट आपका बहुत कम होता हुआ नजर आएगा, या फिर कुछ नाममात्र ही इंडस्ट्रीज है जिनका बेनिफिट हो पा रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग देखोगे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया था एफपीओ का, जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। लेकिन इसका फायदा ज्यादातर बड़े किसान या फिर ऐसे लोग उठा रहे हैं जो एग्रीकल्चर से वाकई में जुड़े हुए नहीं है, या फिर एग्रीकल्चर को एक्चुअली में खुद खेतों में जाकर नहीं करते हैं, वो इसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के द्वारा या ये कह सकते हो मिडलमैन के द्वारा उसका ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है रेदर देन हमारे फार्मर्स के द्वारा। तो ये आपके ऐसे चीजें हैं जिनको अगर हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करें तो किसानों का वाकई में भला किया जा सकता है। उनको हम लोग एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और आने वाले समय के अंदर उनकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर केवल एक आपका इंडस्ट्रियल शिफ्टिंग ही इस पॉपुलेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर भी नए आयाम को स्थापित करना होगा। एग्रीकल्चर में जो आज खामियां हैं, जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम में शुरुआत से सोइंग से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सीड सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या है सीड की जो प्रॉब्लम है। यानी कि अब उसके लिए आपको पता होगा रिसेंटली सरकार ने एक साथी पोर्टल लॉन्च किया है और उसके द्वारा प्रॉपर जो ट्रेसेबिलिटी या ट्रैकिंग जो है वो एंश्योर की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो एंश्योर की जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे देश के अंदर जो सीड आपका उपलब्ध होता है वो बहुत सारी जगह पर किसानों को नकली बीज उपलब्ध करवा दिया जाता है और एक महंगे दाम पर उपलब्ध करवाया जाता है, और किसान ठगे महसूस करते हैं जब उसको बीज लेते हैं तो उत्पादन सही से नहीं होता और बीमारियों और कीटों का प्रकोप भी उनके ऊपर बढ़ता है और
साथ में जो क्लाइमेट चेंज है ना, वो भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो आज मैकेनाइजेशन की हम लोग बातें जरूर करते हैं, लेकिन आज खुद भी सोचकर देखो कि हमारे देश के अंदर 45, 46 या 47% मैकेनाइजेशन है। तो हमें मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली इनको यूज नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए सरकार के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर जैसी बहुत सारी अच्छी सर्विस उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन आज भी इन सर्विसेज का फायदा ये छोटे किसान नहीं उठा पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अगेन यहां पर क्या है, एक एक्सटेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक कमजोर कड़ी है। अगर हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम को देखा जाए तो हमारे देश का एग्रीकल्चर सिस्टम में एक्सटेंशन सिस्टम जो विस्तार प्रणाली है वो बहुत कमजोर है। इसको अभी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे पहले जो ट्रेनर्स आपके होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके खुद के पास एक अच्छी नॉलेज नहीं होती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। दूसरा, जब वो आपके फार्मर के पास जाते हैं तो उस केस में भी कई बार वो फार्मर के ऊपर थोपने की कोशिश ज्यादा करते हैं, बल्कि उनको सिखाने की बजाय। अब देखो, एक्सटेंशन वैसे भी एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, और इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये होता है जहां पर किसान भी सीखेगा और किसान से भी ये ट्रेनर जो होते हैं या जो आपके स्किल वर्कर्स होते हैं ये भी सीखेंगे। तो दो, या ये कह सकते हो एक डबल वे एजुकेशन हो सकता है, टू वे एजुकेशन इसको हम कह सकते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन ये लोग जब थोपेंगे तो किसान इनकी बात को नहीं मानते हैं। तो यहां पर हमें केवीकेज के माध्यम से या फिर आपका ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्किल्स हमारे फार्मर्स को भी, और दूसरा प्रोग्रेसिव फार्मर्स के माध्यम से, एफपीओज के माध्यम से इस एक्सटेंशन सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और बात पर आता हूं। अब हमारी बारी आती है जी फील्ड के अंदर सॉइल। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारी सरकार के द्वारा, आईसीआर के द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान, खेत बचाओ अभियान, और आपके उर्वरकों की जो एफिशिएंसी है उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये अभियान और आपके जो है ये कह सकते हो एक प्रकार से जो आपके प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा, आईसीआर के द्वारा लॉन्च किए गए। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी पे कुछ किसानों से मिला और वहां पर उनसे बात भी मेरी हुई। लेकिन अब देखो, जब ये एकदम से, क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर युद्ध चल रहा था और उसी समय हमारे देश के अंदर उर्वरक की किल्लत को लेकर और ऊपर से प्रधानमंत्री जी का बयान था, और तुरंत उसके बाद जो है आईसीआर की टीम और वैज्ञानिक खुद खेतों में पहुंच गए। तो वहां पर किसानों को जब इसके बारे में सुझाव देने लगे तो किसान शायद मौके पर नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके द्वारा आपका एडिशनली यहाँ पर कहीं ना कहीं यूरिया के जो बैग थे उनको स्टोर किया जाने लगा, उनको होर्ड किया जाने लगा। और वो इस प्रकार से कि रबी सीजन के अंदर भी शायद कमी देखने को मिले, तो उन्होंने रबी सीजन के लिए भी अभी स्टोर कर लिया है, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर इस फर्टिलाइजर्स की और उर्वरकों की कमी देखने को मिल रही है। और ये सच्चाई है, मैं खुद इस चीज से अवगत हूं, मैंने इस चीज का पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और उसके बिहाफ पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो, कहां तो हमें शुरुआत से ही इस बातों के बारे में अवेयर करना चाहिए था, और कहां हम एकदम से जब ये समस्या आई तो उस समय कूद पड़े। तो ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है कि मिट्टी हमारी खत्म होती जा रही थी। मिट्टी का जो आपका डिग्रेडेशन था, सॉइल का हेल्थ की प्रॉब्लम था, वो बहुत लंबे समय से सामने नजर आना चाहिए था, लेकिन हमने इसको बार बार इग्नोर किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन का था। तो आज डेफिनेटली हमें उर्वरकों के उपयोग को कम करना होगा, और ये हमारी जरूरत है। केवल इन युद्ध की बात नहीं करेंगे, हम इन चीजों की बात नहीं करेंगे, हमें यहां पर सॉइल की हेल्थ को बचाना है। अगर हम वाकई में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या लॉन्ग टर्म तक प्रोडक्शन को चाहते हैं तो हमें इस उर्वरक के उपयोग को, केमिकल्स के उपयोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर को इंप्रूव करना होगा, या बाकी जो अल्टरनेटिव अप्रोच है, कंपोस्ट, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स, उनको हमें बेहतर करना होगा। और जो आज मार्केट के अंदर बायो फर्टिलाइजर्स आपके उपलब्ध होते हैं, बायो पेस्टिसाइड उपलब्ध होते हैं, तो उनके लिए एक तो प्रॉपर कोई टेस्टिंग लैब्स वगैरह उपलब्ध नहीं है, अगर है तो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी पैरामीटर्स का ही पता नहीं चल पा रहा है। मार्केट के अंदर बड़े फेक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से किसान उपयोग भी करता है, क्योंकि अब देखो, अब उसका रिजल्ट भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन पैसा किसान का तो गए, वो तो नुकसान हुआ, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या यहां पर है। फिर हमारी बारी आती है जी, जैसे आपके इनपुट की हमने बात की, तो इनपुट के अंदर जो आपके नकली यहां पर खाद, नकली आपके जो उर्वरक, नकली केमिकल्स, आज देखो बहुत सारी बहुआयामी जो कंपनियां हैं, या ये कह सकते हो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके द्वारा काफी अच्छे उत्पाद भी आपके हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स तैयार किए जा रहे हैं, और वाकई में उनकी जो रिसर्च है या उनका जो इनोवेशन है वो काबिल तारीफ है। लेकिन फिर भी क्या है, मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी
कंपनियां हैं जो कि क्या कर रही हैं, प्रेजेंट टाइम में एक फेक केमिकल्स मार्केट के अंदर उतार रही है, और उन फेक केमिकल्स को सस्ते दाम पर जब किसान को उपलब्ध करवाया जाता है तो किसान भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं झिझकता है कि यार मैं सस्ता केमिकल उपयोग में ले आता हूं, तो वो ज्यादा मात्रा में खेतों के अंदर उपयोग में लाता है, जिससे कीटों के अंदर, बीमारियों के अंदर आपकी और ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और वो धीरे धीरे जो आपके इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं उनका भी उसके ऊपर कोई उपयोग नहीं हो पाता, वो भी उसके ऊपर आपके काम नहीं कर पाते। दूसरा, इन कंपनियों के द्वारा, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है, छोटी कंपनी है, इनके द्वारा इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, तो हमारे किसानों को ये अवेयर नहीं कर रहे हैं, पीपी किट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर उनको जो आपका कहीं ना कहीं इन कंपनियों के द्वारा जब भी उत्पाद होते हैं तो ये बोलते हैं कि इन उत्पादों को आपकी जो इंस्ट्रक्शन गाइड है उसके आधार पर उपयोग में लाया जाना चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन गाइड आप लोग हमेशा देखते ही होंगे कि किस प्रकार से छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई होती है, तो उनको कौन पढ़ता है? निर्देश पत्रिका जो आपकी है किसी के द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा सवाल यहां पर बनता है, क्या वाकई में किसान इसको उपयोग में लाता है? तो ये आपकी जो यहां पर एक सही जानकारी है वो किसानों तक हमें एक्सटेंशन सिस्टम के माध्यम से उनको एक विस्तार से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके अलावा हमने बात की थी यहां पर कि आपका जो प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद इन बिटवीन, जैसे आपने देखा होगा कई बार पेस्ट और डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आजकल तो एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब यहां पर क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो बेमौसम बरसात आ जाती है, आकस्मिक जो आपके मौसम के अंदर बदलाव आ जाते हैं, कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी तेज आंधियां चल रही है, कभी तेज लू चल रही है, कभी तापमान बढ़ रहा है, कभी तापमान एकदम से कम हो रहा है, कभी बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। और आपको एक बात और बता दूं कि इस जलवायु परिवर्तन में जो बदलता हुआ ये जो वर्षा का पैटर्न है वो और ज्यादा खतरनाक है। पहले तो क्या होता था, एक निरंतर और लंबे समय तक बरसात होती थी हमारे मॉनसून सीजन के दौरान, और ये जरूरी भी थी, इससे हमारी सॉइल के अंदर वाटर आपका इंप्रूव होता था, वाटर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बेहतर थी, और वाटर एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर का जो अवशोषण था वो बेहतर हो रहा था, और पानी स्टोर होने के बाद आपके पौधों को उपलब्ध हो पा रहा था, और नीचे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि भूजल भी हमें रिचार्ज होने को मिल जाता था। लेकिन अब यहां पर क्या होता है कि बारिश एक तो कुछ लंबे समय तक, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक नहीं आती है तो एकदम से आती है, और बहुत सारा पानी एकदम से हमारी मिट्टी के ऊपर गिरता है, तो मिट्टी उसको अवशोषित नहीं कर पाती है, और वो पानी आपका एकदम से वहां पर ऐसे लगता है कि पूरा जल भराव हो चुका है, और उसके बाद वो पानी आपका या तो कहीं निकल जाता है या फिर वो इवेपोरेट यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन मिट्टी के अंदर वो स्टोर नहीं हो पाता, भूजल को रिचार्ज नहीं कर पाता, और ये एक प्रकार से हमारी मिट्टी को आपका डिग्रेड कर रहा है, उसमें से न्यूट्रिएंट को लॉस कर रहा है, और साथ में धीरे धीरे पानी की कमी भी देखने को मिल रही है, यानी कि फसलों को आपका बारिश होने के बाद भी कहीं ना कहीं खेत सूखे नजर आ रहे हैं, उनके अंदर पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, और इन समस्याओं का सबसे बड़ा सामना कौन करता है? किसान करता है। तो यानी कि सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस हैं, ये समस्याएं हैं, इनका सीधा सीधा सामना यहां पर किसान कर रहा है, और किसान के लिए वाकई में एक बड़ी चुनौती ये हो चुकी है। तो इसे भी हमें समझना होगा कि भाई ये किस प्रकार से आपका सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा जब किसान अपनी फसल को पककर तैयार हो जाती है, अब देखो ये जो आपके स्ट्रेस हैं या समस्याएं हैं उनकी तो चलो हम लोग बात कर लेंगे, या ये कह सकते हो कहीं ना कहीं किसान को उनको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मौसम के अंदर अब हम लोग क्लाइमेट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक है उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, या हम लोग थोड़ा बहुत जैसे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर में ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन सारी फसलों को तो इस प्रकार से ग्रो नहीं करवाया जा सकता। तो वहां पर कहीं ना कहीं या तो सफर करना पड़ेगा, या फिर हमें ऐसी वेराइटीज को, ऐसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होगा जो कि इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बेहतर उत्पादन दे सके। लेकिन जैसे अब सरकार के द्वारा, या ये कह सकते हो आईसीआर के द्वारा, पिछले 10-12 सालों के अंदर कहा जा रहा है कि लगभग 3000 ऐसी वेराइटीज या ऐसी किस्मों को विकसित किया गया है अलग अलग फसलों की, जो कि आपकी क्लाइमेट रेजिलिएंट है, यानी कि मौसम के अनुकूल इनको हम लोग, या ये कह सकते हो इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बेहतर उत्पादन दे सकती है। लेकिन इनमें से कितनी वेराइटी आपके किसानों तक उपलब्ध हो पाई, इनका जो बीज है वो वाकई में किसानों को उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसके ऊपर कोई आंकड़ा है हमारी सरकार के पास या आईसीआर के पास? तो वाकई में इसके ऊपर ना तो सरकार यहां पर आपको सामने मिलेगी, ना आपको आईसीआर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज जब आती हैं तो मैं खुद कई बार उन वेराइटीज को लेकर जो है एक वीडियोस वगैरह बनाता हूं, तो हमेशा किसान कई बार पूछ लेते हैं कि ये वैरायटी कहां मिलेगी, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जब आईसीआर को फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि वहां मिलेगी। तो देखो कुछ वैरायटीज हैं, खासकर जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनकी वैरायटी समय पर और एक उचित बीज मिल जाता है, लेकिन बाकी जो वैरायटीज है उनका ना तो कई बार पता चलता है, ना बीज सही तरीके से सही समय पर उपलब्ध हो पाता है। और इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कई बार इनके नाम पर बड़ा मुनाफा कमाते हैं, सही बीज भी उपलब्ध नहीं करवाते, और कहीं ना कहीं वो नकली बीज बेचकर भी एक
एक अच्छी खासी अर्निंग और प्रॉफिट कमा जाते हैं और उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या है, आजकल आपने देखा होगा, जो आजकल मेरे को लगता है काफी हद तक खत्म हो चुका होगा, लेकिन पीछे उर्वरकों के साथ साथ किसानों को जो आपके साइड प्रोडक्ट्स थे उनको आपका थोपा गया, टैगिंग की गई, अब उसका भी किसान को हर्जाना भरना पड़ रहा था भाई, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या थी। अब नेक्स्ट यहां पर जब फसल पक जाती है तो किसान उसको मंडी में लेके जाता है, मार्केटिंग करता है, तो मार्केटिंग एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है भाई। अब किसान उसको कैसे वहां पर आपका मार्केट करे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, फसल कई बार जो है वहां पर लेकर जाने के बाद भी बारिश में बह जाती है ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। दूसरा, मंडी के अंदर इफेक्टिव प्राइस नहीं मिल पा रहा है, स्टोर हाउस की आपकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, कोल्ड स्टोरेज हाउस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अभी तक कम है, जितनी होने चाहिए थे उससे बहुत कम है, जिससे आपकी जो जितनी भी पेरिसेबल कमोडिटीज होती हैं, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती है, आपके प्रोडक्ट होते हैं, फसलें होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, किसानों को दाम नहीं मिल पाता है, मजबूरीवश उनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ रहा है। कुछ ही फसलें हैं जिनका दाम मिल पा रहा है। तो अब हम एक बार फिर से आर्टिकल के ऊपर आते हैं, इसमें आप जरा देखिएगा, यहां पर आर्टिकल के अंदर इनके द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें मेंशन भी की गई है जो मैं अब आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इनमें से काफी बातें इन्होंने कही है। तो ये जो आपकी बात थी यहां पर इनके जो है समक्ष मैंने जो बातें कही कि हम किस प्रकार से शिफ्टिंग कर सकते हैं, और शिफ्टिंग जरूरी भी है, लेकिन हमें यहां पर शिफ्टिंग के साथ साथ ये भी सोचना होगा कि हम एग्रीकल्चर में क्या अपॉर्चुनिटीज जो है नई क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्रिएट किया गया कि आज के समय जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, अब ये जो है बिल्कुल गलत है, इसके बजाय किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे आप प्रेजेंट टाइम में समझते होंगे कि हमारे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत, आपकी जो पीएम किसान योजना है, इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब देखो 6,000 रुपए अगर हम देखें तो हो सकता है एक बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन फिर भी उन किसानों के लिए जो बहुत आपका कहीं ना कहीं कमजोर है, या ये कह सकते हो पैसे से गरीब है, तो उनके पास अगर कई बार 100 रुपए भी नहीं होते और वहां पर 2,000 रुपए हर 3 महीने 4 महीने के बाद अकाउंट में आते हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, वो आपका बीज या उर्वरक या किसी भी चीज को खरीदने में एक सहायता कर सकती है। लेकिन अब यहां पर इन्होंने डायरेक्टली इस बात को सपोर्ट किया है कि भाई ये अमाउंट बढ़ानी चाहिए, और जो सब्सिडी के रूप में अमाउंट दी जाती है, क्योंकि अब सब्सिडी वाली जो बात है उससे मैं एग्री करता हूं, क्योंकि किसानों को इस भीख की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, क्योंकि देखो विचारों का और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ना मिलना बिल्कुल सही बात है, मतलब आपके जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, मेरा यहां पर सवाल है। अब जैसे यहां पर इनकी इस बात से मैं संपूर्ण रूप से सहमत नहीं था कि भाई एग्रीकल्चर को कंप्लीटली शिफ्ट कर दो, हाँ कुछ शिफ्ट करना जरूरी है, और उसमें से हम एग्रीकल्चर में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इनके द्वारा ये जो बात कही गई है कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडी को हमें हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। सब्सिडी को अगर हम हटाएंगे और किसान के हाथ में डायरेक्टली अगर पैसा देंगे तो उसको किसान अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकता है, और खासकर अगर हम सब्सिडी देते हैं तो उन उत्पाद का किसानों के द्वारा ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरिया के ऊपर सब्सिडी ज्यादा है और वो बहुत सस्ती पड़ती है बजाय कि आपके डीएपी या फिर पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के, तो इसीलिए आपका नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखो नॉर्मल जो आपका रेशियो है एनपीके का, उससे कम से कम 2 से 4 गुना आज प्रेजेंट टाइम में किसानों के द्वारा उर्वरक हमारे देश में यूटिलाइज किए जा रहे हैं, और जो आपका पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, इन स्टेट्स के अंदर तो ये अमाउंट आपकी 5 से 10 गुना भी ज्यादा यूटिलाइज की जा रही है, यानी कि नाइट्रोजन की जो मात्रा रिकमेंड की जाती है, सुझाव दिया जाता है, उससे बहुत अधिक मात्रा में आपके नाइट्रोजन उर्वरकों का यूज हो रहा है। तो ये हमें यहां पर नियंत्रित करना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इसीलिए तो हमारे देश में बहुत कम है। आज आपके देश के अंदर, यानी कि हमारे देश के अंदर नाइट्रोजन की जो यूज एफिशिएंसी है वो मात्र आपकी 30 से 40% है। तो यहां पर हम जब तक अल्टरनेटिव आपके सोर्सेस को यूज नहीं करेंगे, या आपके मैन्योर्स या बायो फर्टिलाइजर्स, लेग्यूम्स यानी कि ग्रीन मैन्योर्स, इनको हम उपयोग में नहीं लाएंगे, क्रॉप रोटेशन को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे और एक ही क्रॉप को, मोनोकल्चर को अडॉप्ट करते रहेंगे, तो इससे नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर इन्होंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया है कि एक तो जो एमएसपी आपका दिया जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यहां पर इसके मैं बिल्कुल यहां पर इससे सहमत हूं। इसके अलावा इन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि आज के समय जो एमएसपी है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसे यहां पर हमें हटाना होगा, क्योंकि ये किसी समय क्या किया गया था, आपका जब देश के अंदर खाद्य उत्पादन नहीं हो पा रहा था, देश की अंदर जो हमारा जो खाद्य सुरक्षा थी वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित नहीं थी, देश के अंदर अन्न को उत्पादन को बढ़ाना था, उस समय की जरूरत थी, और एमएसपी देना भी कहीं ना कहीं जो है
है महत्वपूर्ण था, लेकिन आज के समय इसकी जरूरत नहीं है। हमें डिमांड और सप्लाई बेस के आधार पर जो है किसानों को आपका प्राइस जो है उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अब इस बात के अंदर कई मतलब चीजें हो सकती हैं, सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी नहीं हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कृषि आपके जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि देवेंद्र शर्मा जी हमेशा एमएसपी का सपोर्ट करते नजर आए हैं। तो उनकी जो तर्क होते हैं, उनकी जो बातें होती है, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं बात है ना, उसको हम सही भी ठहरा सकते हैं, गलत भी ठहरा सकते हैं। लेकिन मैं एक बार इस बात के ऊपर आता हूं कि आज के समय जो एमएसपी आपका उपलब्ध हो रहा है वो किस प्रकार से उपलब्ध हो रहा है। देखो, एमएसपी की अगर हम बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें, तो केवल आपके 10% से भी कम किसानों को ये एमएसपी आज के समय मिलता है। और केवल 10% से कम ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी आपका एक्चुअली मिलता है। देखो, सरकार बिल्कुल यहां पर कहती है कि हम 25 क्रॉप के लिए एमएसपी देते हैं, 25 फसलों के लिए आपका एमएसपी दिया जाता है। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर नहीं 22+1 है, तो 22+1 के लिए CACP रिकमेंड करती है, ठीक है, लेकिन सरकार जो आपका एमएसपी अनाउंस करती है वो 25 क्रॉप के लिए करती है। अब 22+1 यानी कि इसमें एक शुगरकेन आ गई और बाकी 22 फसलें आ गई, लेकिन 2 फसलें और होती हैं। एक आपकी यहां पर क्या बोलते हैं, जो मस्टर्ड और रेपसीड के बिहाफ पर आपकी तोरिया की फसल का एमएसपी दिया जाता है, और दूसरा डी हस कोकोनट का आपका जो एमएसपी वो तय किया जाता है। लेकिन इनका जो एमएसपी है वो रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन इनका एमएसपी अनाउंस किया जाता है। तो इसलिए टोटल क्रॉप 25 है जिनका एमएसपी अनाउंस किया जाता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि सभी फसलों के लिए एमएसपी किसानों को नहीं मिलता है। केवल आपका जहां पर सरकार के द्वारा, एफसीआई के द्वारा प्रिक्योरमेंट की जाती है, यानी कि जो सरकार डायरेक्टली खरीद करती है किसानों से गेहूं का, चावल का, मोटे अनाज का, वहीं पर किसानों को एमएसपी के ऊपर आपकी फसल खरीद की जाती है। इसके अलावा ज्यादातर किसानों को या तो कम दाम में, या वहां पर अगर डिमांड ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा आपका प्राइस जो है वो किसानों को मिल जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो बेनिफिट है, ये जो फायदा है, आज के समय बहुत कम किसानों को उपलब्ध हो पा रहा है। तो यहां पर एक तो हम डायरेक्टली बेनिफिट सपोर्ट यहां पर किसान को करें, और दूसरा इन्होंने कहा है कि एमएसपी जो ऑपरेशन है, एमएसपी जो सिस्टम है, इसको हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका केवल क्या कर रहा है, आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है या क्रॉपिंग सिस्टम है उसी को प्रमोट कर रहा है। तो केवल हमें क्रॉपिंग सिस्टम को ही प्रमोट नहीं करना, बल्कि साथ में हमें यह भी देखना है कि इसके अंदर हम किस प्रकार से आने वाले समय के अंदर बेहतर डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल यहां पर दिया कि प्रिक्योरमेंट रिमेन हैवीली कंसंट्रेटेड इन व्हीट एंड राइस विच अकाउंट फॉर नियरली 78% ऑफ टोटल प्रिक्योरमेंट वैल्यू। यानी कि आज के समय जो टोटल प्रिक्योरमेंट वैल्यू आपकी दी जा रही है उसमें गेहूं और चावल के लिए लगभग 78% आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी के लिए दिया जा रहा है। एंड द एक्सपेंशन ऑफ प्रिक्योरमेंट इनटू स्टेट सच एज तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो अब ये पहले क्या होता था, पंजाब और हरियाणा से ही प्रिक्योरमेंट किया जाता था, इसके बाद इसको तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अंदर भी एक्सपेंड कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, उन एरिया में आपका जो वाटर इंटेंसिव सीरियल्स यानी कि जो आपकी जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उनका और ज्यादा उत्पादन होने लगा। वहां पर कुछ क्षेत्र में जो पल्सेस और ऑयलसीड का उत्पादन होता था, डाइवर्सिफिकेशन होता था, वो अब कंप्लीटली रुक गया। और ये कह सकते हो कि वो भी लोग अब जो जहां पर आपकी भूजल की सबसे बड़ी समस्या है, आपका कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर उतना उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के द्वारा भी अब प्रेजेंट टाइम में क्या किया जाने लगा, ऐसी फसलों को, वाटर गजलिंग क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाने लगा। तो ये जरूरी है कि हम इस डाइवर्सिफिकेशन को जरूर आपका अपनाएं। अब इसके साथ इन्होंने एक महत्वपूर्ण यहां पर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो कि किस प्रकार से हम जो है एलाइड सेक्टर के लिए, एलाइड सेक्टर का मतलब क्या है, जैसे आपका पोल्ट्री है, फिशरीज है या डेयरी सेक्टर है, तो इन सेक्टर्स के लिए कोई आपका एमएसपी या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दिया जाता। इसके बावजूद भी ये सेक्टर आपके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम पोल्ट्री की बात करते हैं, तो पोल्ट्री के अंदर जो एग है, मीट है, वो सरकार के द्वारा उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं दी जा रही। इसके बावजूद जो एग और मीट का प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आएगा। दूसरा, आपके डेयरी के प्राइसेस की बात करते हैं, तो डेयरी और डेयरी के जो उत्पाद हैं वो आज भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा दाम जो है वो गेन कर पा रहे हैं। और जो आपकी कोऑपरेटिव मिल्क डेयरीज हैं, जैसे कि अमूल की बात करते हैं, तो उनके द्वारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसका काफी बड़ा हिस्सा किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि ये कह सकते हो कि जब आपके डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर बिना किसी सरकार की सहायता से, बिना किसी मिनिमम सपोर्ट की सहायता से डायरेक्टली जो है वो एक अच्छा खासा इनकम अर्न कर पा रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति जैसी एक बड़ी यहां पर क्रांति हमारे देश के अंदर देखने को मिली। दूध का
उत्पादन हम लोग बढ़ा सके और इसके साथ में किसानों को भी एक अच्छा दाम उपलब्ध करवा सके। इसके बावजूद यहां पर इनमें कोई सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से उतनी तरीके से उपलब्ध नहीं करवाई गई। फिर यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, और वो भी केवल क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, और वो भी केवल आपके स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो गेहूं और चावल की फसल के लिए ही एमएसपी जो दिया जा रहा है, उसमें हमें इतने डरने की जरूरत नहीं है। इसको हमें हटाना पड़ेगा और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है, ये इन्होंने मेंशन किया है। अब देखो, अगर देखा जाए तो आज के समय जो हमारे हालात हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एकदम से इस एमएसपी को हटाना काफी हद तक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि किसानों को पहले से ही प्राइस नहीं मिल पा रहा है और यही फसलें हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को जो है आपका एमएसपी या ये कह सकते हो एक अच्छी इनकम उपलब्ध करवा पा रही है। तो इससे बेहतर है कि सरकार आपकी इन फसलों के लिए उतना एमएसपी ना दे, बजाय कि यहां पर जो बाकी फसलें हैं, जैसे पल्सेस की बात की, ऑयलसीड की बात की, खुद सोच के देखो कि इनके लिए सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस और आत्मनिर्भरता इन ऑयलसीड मिशन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जब सरकार के द्वारा ये मिशन चलाए जा रहे हैं तो फिर यहां पर इनके लिए एमएसपी देने में क्या दिक्कत है। और सबसे बड़ी एक चीज और बता देना चाहता हूं, सरकार चाहती है कि डाइवर्सिफिकेशन हो और ऊपर से दूसरी तरफ इस प्रकार के फैसले कई बार लिए जाते हैं, जैसे अभी जो आपकी तुर या चने की दाल है उसके ऊपर आपको पता होगा आयात शुल्क आपका कम किया गया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारी जो कॉटन की फसल है उसके ऊपर जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी है यानी कि आज आयात शुल्क है वो जीरो कर दिया गया है। तो इससे यहां पर कहीं ना कहीं किसान विरोधी कई बार नीतियां भी नजर आती है। अब उसमें कहा जाता है कि हम इंडस्ट्री सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो किसान को यहां पर बोलते हो कि हम उसको जो है अपलिफ्ट करना चाहते हो। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कल परसों से मतलब सरकार की जो 12 साल की उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही थी, तो उसमें यहां पर कहा जा रहा है कि हमने किसानों का बहुत बड़ा भला किया। लेकिन ग्राउंड देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी हम लोग कई बार ना बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सर आप जो है कोई बोलता है कांग्रेस के चमचे, और जब कांग्रेस से सवाल पूछते हैं तो कोई बोलता है बीजेपी का है, कोई बीजेपी वाला बोलता है तो आम आदमी पार्टी का है। देखो, जब भी सवाल पूछा जाता है ना तो सवाल पूछना ऐसा नहीं कि वो देशद्रोह होता है। एक बात को हमेशा समझने की कोशिश करो, आज हमारे देश के अंदर ये बड़ा एक न्यूसेंस क्रिएट हो चुका है, जब भी कोई आदमी सवाल पूछता है तुरंत उसको देशद्रोही घोषित किया जाता है। देखो, कोई एक व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी संस्था का विरोध करना एक देश का विरोध करना नहीं होता है, क्योंकि किसी के भी विचारों से असहमत होना ये हमारा एक प्रकार से मौलिक अधिकार है और हम हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसमें आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि किस प्रकार से आपके द्वारा, और हेल्दी आर्ग्यूमेंट एक देश की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि किसी के विचारों के साथ असहमत होकर आप वहां पर कोई सवाल पूछ सकते हो। जैसे अब मैं यहां पर लगातार बहुत सारी बातों के अंदर आवाज उठाता रहता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन करना एक हक है, उसमें अगर कोई डरा धमका रहा है वो बाद की बात है यार, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज जरूरी है क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी हमारे देश के, जैसे यहां पर मैंने शुरुआत में ही कहा कि 50% जनसंख्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, इतनी चीजों को हम लोग समझ पा रहे हैं। अब एक कहते हैं ना कि रोज जब इन चीजों से आपका सामना होता है, ग्राउंड रियलिटी पे भी उतरते हैं, जब सब चीजों को आपका कंपाइल अप कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों के लिए सवाल पूछना भी जरूरी है। तो यहां पर हम सब चीजों से सवाल भी पूछेंगे और इन लोगों से भी सवाल पूछेंगे। तो इसमें मैं जैसे अब यहां पर सरकार के द्वारा ये 12 साल की जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, तो उसमें मेरा एक सवाल जरूर है कि अगर आप इन उपलब्धियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो, तो देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? या तो आप बता दो कि किसकी जिम्मेदारी है, हम उसी को पकड़ लेते हैं। अब या तो फिर आप इस प्रकार से जो उपलब्धियों का अगर कहीं ना कहीं श्रेय ले रहे हैं, तो आपको इन नाकामियों का श्रेय भी खुद को लेना पड़ेगा। और यह बात बिल्कुल तय है, जिस प्रकार से किसानों की आप इस अच्छी स्थिति के लिए बोल रहे हो कि हम जिम्मेदार हैं, तो जो किसानों की बुरी स्थिति है उसके लिए भी आप खुद ही जिम्मेदार हो। इस बात को मानने और समझने की कोशिश करिए। जब भी कुछ बुरा होता है तो हम 70 साल पहले चले जाते हैं, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो तुरंत हम लोग अपनी श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी कतई इस देश के लिए सही नहीं है, और सही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें रिस्पांसिबिलिटीज को लेना पड़ेगा। और आज हमारे देश के अंदर सिविक सेंस और रिस्पांसिबिलिटी की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। जब तक हम रिस्पांसिबिलिटीज लेना नहीं सीखेंगे तब तक इस देश को आगे लेकर जाना काफी हद तक मुश्किल होगा। जो आपका देश भगत सिंह आजाद, आपके चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों ने जो देखा था, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत दूर जा चुका है, मतलब उनके सपनों के तो आसपास भी नहीं है। उसके बाद हमारे देश के अंदर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके द्वारा या चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा देखा गया, तो हम कम से कम उसको ही देख लें यार। उन्होंने जो विजन बनाया था, एटलीस्ट उस विजन को ही हम लोग पूरा कर लें, और उस उनके द्वारा जो बातें कही गई थी उनको ही मान लें हम लोग, क्योंकि ये नेताओं के द्वारा भी तो कही गई है ना, तो वही तो मान लो आप लोग कम से कम। तो यहां पर जो है
है आपका ये जो कहा गया है जैसे कि एमएसपी को लेकर, तो उसमें मेरा एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि भाई एकदम से इसको कंप्लीटली बंद करना काफी हद तक मुश्किल होगा जब तक हम एक अल्टरनेटिव अप्रोच को यहां पर क्रिएट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने कहा कि सब्सिडी को लेकर, तो वो मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बता दिया कि सब्सिडी जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, सब्सिडी वाकई में हटानी चाहिए, इसके सपोर्ट में मैं बिल्कुल यहां पर खड़ा हूं। और नेक्स्ट यहां पर बताया जा रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने कहा कि मैनी रूरल एरिया, अब देखो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट सिंपली डू नॉट एग्जिस्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल फार्मर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे देश के अंदर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए अच्छी मंडियों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खुद यहां पर आपके वाइस चेयरमैन साहब ने यह बात कही है, तो सोच के देखो कि कितनी बड़ी बात होगी आज के समय इन मंडियों का ना होना, क्योंकि उसकी वजह से किसानों को एक अच्छा दाम वाकई में नहीं मिल पाता है। आप डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर जिस मार्केट की बात कर रहे हो कि किसानों को उपलब्ध करवा देना चाहिए, तो वो मंडी कहां है ये तो बताओ आप लोग। वो नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली किसान यहां पर समस्या में आएंगे। एंड ऑन द पॉलिटिकल नीड टू कीप रेजिंग द एमएसपी ऑफ क्रॉप एंड दैट आर ग्रोन इन abundance, and Leary said that with raising literacy and awareness it should be possible to explain to farmer that unsustainable policies cannot continue indefinitely। यानी कि यहां पर इन्होंने कहा कि अब हमें जरूरत है कि किसानों को जागरूक किया जाए, किसानों को जो है आपका लिटरेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि भाई इस प्रकार से जो इस प्रकार की पॉलिसीज होती हैं, इस प्रकार की जो नीतियां होती है, उनको लंबे समय तक हम लोग लागू नहीं रख सकते हैं, इससे देश के ऊपर बोझ पड़ता है, देश के ऊपर वजन पड़ता है। अब ये बात मुझे समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि हम एमएसपी को लेकर जो है किसानों को समझाते हैं, बिल्कुल आप समझाइए, लेकिन जो आपके इंपैक्ट है उनके बारे में तो पहले बात करिए। जैसे आपको याद होगा कि जब हमारे देश के अंदर फार्मिंग जो लॉज थे उनको आपके द्वारा जब थोपा गया था, तो उस समय आपने किसानों के विरोध के बाद उन लॉज को वापस लिया था और उसमें कई खामियां थी। एकदम से आपके कृषि जो कानून थे वो पूरे संपूर्ण रूप से गलत नहीं थे, डेफिनेटली वो आपके कहीं ना कहीं ठीक थे, हो सकता है, लेकिन उसमें आपका विजन क्या था, आपने उसके ऊपर रिसर्च कितनी की थी, क्या फार्मर्स का कहीं आपने कोई सहयोग लिया था, क्या फार्मर्स से कहीं आपने सजेशन लिया था। देखो एक बात को आप खुद सोचकर देखो कि जिस कम्युनिटी के लिए हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, जब तक उन कम्युनिटी के लोगों से ही हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, उनसे हम उनके बारे में नहीं पूछेंगे, और आप उनको सीधा कह रहे हो कि हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। अब सोच के देखो कि आप किसी के भले के लिए बात करो और वो आगे से कहे कि मुझे ये भला नहीं चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसमें कोई कमी होगी, तो हम उन कमियों में सुधार तो करें। हम सीधा यहां पर किसान को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल किसान को अवेयर करना जरूरी है इन प्रैक्टिसेस के बारे में जो मैंने पहले जिक्र किया, और उस एक्सटेंशन सिस्टम को हमें सुधार करने की जरूरत है। तो पहले जिनकी जरूरत है उनको आप इंप्लीमेंट करो, उसके बाद में ये चीज भी आपके द्वारा की जा सकती है। अच्छा एक बात और यहां पर जो है लास्ट में, वो पार्ट यहां पर नहीं है। अब एक चेयरमैन यहां पर हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के और हैं, और दूसरा ये फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं सीएसीपी के द्वारा, महेंद्र देव जी। इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन सेंट्रिक से लेके आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग और एग्री प्रोसेसिंग। यानी कि सीधी सी बात है, उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि हमें केवल प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बल्कि हमें एग्रीकल्चर पॉलिसीज को चेंज करना होगा कि आपके प्रोडक्शन सेंट्रिक, यानी कि प्रोडक्शन को केवल बढ़ाने को ना लेकर हमें उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा हमें यहां पर जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उनको बेहतर बनाना होगा, और जो आपके उत्पाद कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं उनको हमें प्रोसेसिंग के माध्यम से बेहतर उत्पाद में कन्वर्ट करना होगा, और आपके किसानों के लिए हाई इनकम जो है यहां पर जनरेट करनी होगी। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस पूरे एक मतलब आपकी जो बातों के अंदर बहुत सारी चीजें समझने में आती है कि किस प्रकार से ये बड़े बड़े जो मतलब कहीं ना कहीं आप इनको कह सकते हो चेयरमैन कह सकते हो, अधिकारी कह सकते हो, नेता कह सकते हो, इनके द्वारा कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो नकारात्मक इंपैक्ट है वो यही है कि किसानों से बात ना करना, और जब तक किसानों से बात करके किसी सजेशन को नहीं निकाला जाएगा तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। और यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर, कम्युनिकेशन गैप, जिसके अंदर केवल और केवल किसी भी चीज को थोपा जाता है, और थोपे जाने से वो चीज बड़ी समस्या बनकर निकल आती है। आप खुद सोचकर देखो कि जो देश के पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जब वोट मांगते हैं तो उस समय कहते हैं कि हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं,
सेवा के लिए आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब भी इस देश को देने की बारी आती है तो उस समय आप बलिदान इस पूरे देश से मांगते हो। आपका खुद का बलिदान कहां है, मुझे वो आप जो है इस चीज को समझाइए। दूसरा, जब भी किसी चीज को इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो जो लोगों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है उन लोगों से कब आपने राय मांगी, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्या आपने क्या काम किया, उसके ऊपर रिसर्च और ओरिएंटेशन जो है वो आपका कहां था, ये आप लोग कम समझोगे। आपको एक मैं थोड़ा सा वाक्य यहां पर याद दिलाता हूं। आपने मतलब पिछले कई सालों में देखा होगा, बहुत लंबे समय से किसानों के ऊपर ब्लेम लगाया गया कि जो आपका प्रदूषण हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसके लिए सीधे सीधे किसान जिम्मेदार हैं। और अभी कम से कम 10-12 साल के बाद सरकार खुद कह रही है कि इस पूरे पॉल्यूशन के अंदर आपका केवल 0.5% कंट्रीब्यूशन ही किसका था, किसानों का था। आप उसको 5% भी मान लो, फिर भी आप खुद सोचकर देखो कि 95% भी यहां पर जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे वो दिल्ली का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन था, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन था, यानी कि जो खुद दिल्ली का पॉल्यूशन था, या यहां पर आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपरली आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा था, जो आपका एक प्रकार से वेस्टेज मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया जा रहा था, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा था, उसका जिम्मेदार एक कम्युनिटी को ठहराकर उनके ऊपर आपने बहुत लंबे समय तक फाइन के ऊपर फाइन लगाए। मैं मानता हूं कि इस पॉल्यूशन को नहीं करना चाहिए, किसानों को प्लांट रेजिड्यू बिल्कुल बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके खुद की मिट्टी के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत नकारात्मक है। लेकिन एक ही कम्युनिटी को पूरा आपका एकदम से ब्लेम डालकर और उसको जो है आपका इस प्रकार से नजरअंदाज करना, उनको थोपना, उनको एक क्राइम, मतलब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी न्यूज चैनलों के अंदर इस बात को बताया गया था कि किसान किस प्रकार से इस दिल्ली को, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं इस प्रदूषण के माध्यम से। और इसके बाद जब दिल्ली सरकार के द्वारा ही लोकसभा के अंदर बैठकर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद जाकर इस बात को सर्च करिए कि हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने भी ये कही है, और देश के अंदर लोकसभा के जब आपका सत्र चल रहा था तो उस समय भी वहां पर इस बात को एक्सेप्ट किया गया था। इसके अलावा एनजीटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी यह बात एक्सेप्ट की गई है। तो आप खुद इस चीज को समझकर सोचिए कि जब इतनी बड़ी बात इतने सालों के बाद सामने निकल कर आती है, उसको किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा इस तरीके से कवर नहीं किया गया कि भाई जिन लोगों को आपका ब्लेम का, यानी कि इतना बड़ा एक प्रकार से टारगेट किया गया था, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन ही इतना था इस पॉल्यूशन के अंदर, और जिनका पॉल्यूशन था उसके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई, और जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया गया, तो अब उनका नुकसान कहां है, अब वो उसको कौन झेलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब किसान का नुकसान होता है, जब उसकी फसल खराब होती है, जब उसके जो है यहां पर बड़ी समस्या आती है, तो उस समय आपके सैटेलाइट कहां चले जाते हैं, जो उस पॉल्यूशन को पकड़ लेते हैं, तो उस नुकसान को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अच्छी योजना थी, अब आपको पता होना चाहिए उस योजना के अंदर सबसे बड़ा मुनाफा उन कंपनियों का हुआ है जो इस बीमा को उपलब्ध करवा रही है, किसानों का मुनाफा उतना नहीं हुआ। आप खुद उठाकर देख लीजिए कि जो बीमा कंपनियां बीमा कर रही हैं उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बजाय कि किसानों को क्लेम कितना मिला। और ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं, आप जाकर उठाकर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी बात को लेकर अपने तरीके से बात बना सकता हूं, आप खुद सर्च करोगे, मैंने बहुत बार जब भी ये आंकड़े आए हैं तो साझे भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो, सब चीजों को एक समझने की जरूरत होती है। तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको अपलिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें सही तरीके से सुधारों की जरूरत है, और सुधार जो है एक पॉलिटिकल विल के बिना नहीं हो सकते, ये भी बात माननी पड़ेगी। और दूसरा, किसानों को खुद को भी यहां पर इस बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी जो पारंपरिक सोचें हैं, हम उनके आधार पर जो आपका काम आज कर रहे हैं, उससे केवल खेती को नहीं बदला जा सकता, हमें भी अपने आप में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। किसान कौम से तो ये बहुत बड़ी यहां पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने भविष्य को समझें, अपने बच्चे के भविष्य को समझें, क्योंकि ये जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, या ये जो हम लोग प्रैक्टिसेस कई आपकी यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग जो दोहन करते हैं, इससे ना कि केवल हमें नुकसान है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान है, हमारे पर्यावरण स्वास्थ्य को नुकसान है, बल्कि आने वाले समय में हमारी जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको आप जिस प्रकार से एक संपत्ति को कलेक्ट करके उनके भविष्य की बात कर रहे हो, उनको नौकरी दिलाने की बात कर रहे हो, सोच के देखो कि उनको भोजन ही नहीं मिलेगा, उनको एक अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। उनको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, उनको बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप अच्छा करने की बजाय उनके लिए एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोद रहे हो, और जिससे उनके भविष्य को आप संवारने की बजाय कहीं ना कहीं खराब करते जा रहे हो। ये जो सारे प्राकृतिक संसाधन है, उनसे हमें उधार मिले हुए हैं, हमें इनको सही तरीके से आपका प्रबंधन करना होगा, तभी जो है सही तरीके से हम लोग आगे जा सकते हैं।
तो ये मेरा आज का इस सेशन था। कोशिश की कि मैंने इसको कंपाइल अप करने की, कि मुझे ये आर्टिकल लगा और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये बातें साझी करनी चाहिए। मैं बहुत लंबे समय तक से सोचता रहता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को ये बातें बता सकूँ, या जब भी कोशिश रहती है कि कोई आर्टिकल आता है, कोई चीज़ आती है, तो मैं आपको उस तरीके से ही उस बात को जिस प्रकार से होनी चाहिए, और हो सकता है कि मेरे से भी कोई गलती हो। आई एम नॉट कि मैं एक परफेक्ट ह्यूमन बींग कभी नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं कहूँगा, और अवतार तो बिल्कुल भी नहीं हूँ ना, नॉन बायोलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक ऐसा ही इंसान हूँ जिससे गलतियाँ हो सकती है, और मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता हूँ। अगर कोई गलती हुई है या कोई मेरा बोला हुआ शब्द आपको किसी प्रकार से जो है गलत लगा हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार के और नॉलेजेबल एग्रीकल्चर वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।